यहाँ देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी का विश्व के इतिहास के कुछ समझ का 11th की एनसीईआरटी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका देखिए चैप्टर 1 समय की शुरुआत से पूरा हैंड रिटन नोट्स बना दिया है। यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो है बुक, विश्व इतिहास के कुछ विषय, क्योंकि देखो इसका ना चैप्टर का नोट्स बनाना थोड़ा जटिल होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा इसका कंप्लीट जो है आप सभी के लिए हैंड रिटन नोट्स बना के ला दे चैप्टर वाइज, ताकि आप इस बुक का जो है कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आप बना करके अच्छे से पढ़ पाओ। और बहुत जटिल वर्ड को मैंने देखिए छाट छाट के बहुत अच्छे डिफरेंस अंतर में लिख दिया है, ताकि आपके ये प्री और मेंस में दोनों के लिए हेल्पफुल है ना। तो कंप्लीट मैंने इसका बना दिया है। तो वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक एंड सपोर्ट आप जरूर करना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही वीडियो बना पाते हैं और जो है आपको समझा पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। यूपी पीसीएस और बीपीएससी और जेपीएससी और जो भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उसके लिए तो हेल्पफुल है, यूपीएससी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 मानव समय की शुरुआत से। ठीक है, तो समय की शुरुआत से इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, मानव का प्रादुर्भाव और उत्पत्ति। तो 56 लाख वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर मानव का प्रादुर्भाव हुआ। मानव अनेक रूप में प्रकट हुए और कालांतर में विलुप्त हुए, इससे जो है इसका क्रमिक विकास हुआ। ठीक है, फिर यहां पर देखिए और एक इंपॉर्टेंट, आधुनिक मानव की जो उत्पत्ति जो है 1.6 लाख वर्ष पूर्व जो है हुई थी। ठीक है, जो कि प्रारंभिक मानव जो है क्या थे, जंगली जानवर का जो है शिकार और पेड़ पौधे से कंदमूल खाते थे। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। फिर धीरे धीरे मानव ने औजार बनाना शुरू किया और उसके बाद वार्तालाप आपस में जो है सीखा। तो ये मानव का प्रादुर्भाव और ये कुछ बेसिक उत्पत्ति था, तो इसको आप समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, तो मैंने केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखा है ताकि आप किताब पढ़ें, और किताब पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में आपका 11th का ये एग्जाम हो या तो आपका यूपीएससी एंड पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, दोनों के लिए आप अच्छा जो है आंसर लिख पाए। क्योंकि रटने से ना, याद रखना, रटोगे किताब को भूल जाओगे, है ना। इससे अच्छा है कि समझ लो एक बार, और समझ के ये पढ़ोगे ना तो और अच्छा से आपको समझ होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप हाईलाइट कर पाओगे। ठीक है, अच्छा चलिए पुरातात्विक वैज्ञानिक थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसके संदर्भ में क्या है। अच्छा, उत्खनन का मतलब क्या होता है पता है? मान के चलो यहां पर देखो, मान के चलो ये समझो, ये मान के चलो क्या है, एक ये एरिया है। ठीक है, अगर हम ऐसे नीचे पूरा इसका जमीन का नीचे ऐसे खनन करें तो ये हमारा कहलाएगा क्या? खनन कहलाएगा, मतलब माइनिंग कहलाएगा। और ये जो पूरा भूमि का टुकड़ा है इसमें ऐसे क्षैतिज स्तर पर ऐसे खनन करे, क्षैतिज स्तर पर ऐसे खनन करते जाए ऐसे लंबा, तो वो हमारा कहलाएगा उत्खनन कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आप उत्खनन के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो उत्खनन क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हमको समझाना पड़ता है। तो वैज्ञानिक ने पुरातत्व वैज्ञानिक के अनुसार उत्खनन से क्या हुआ कि जो है हड्डियां, पत्थर, औजार और मानव की प्रारंभिक जीवन और जो है जीवाश्मों की खोज और गुफा चित्र पत्थर आदि को समझने में मदद मिला। किससे? तो उत्खनन से। तो उत्खनन से क्या क्या हमें समझने को मदद मिला? हड्डियां, पत्थर, औजार, मानव की प्रारंभिक जीवन और जीवाश्मों की खोज और चित्रकारी। तो ये आप मेंस में भी इसको लिख सकते हैं, है ना, कि वैज्ञानिक पुरातत्व उत्खनन का क्या जो है विशेषता है, तो इसको भी आप बता सकते हैं। फिर यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट शब्द को मैंने लिख दिया है, इससे जो है प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं या तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए जीवाश्म, एक प्रजाति, एक प्राइमेट और एक ऑस्ट्रोलोपिथिकस। ठीक है, यहां पर देखते हैं जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? तो जीवाश्म होता है जैसे पुराने पौधे, जानवर या मानव के अवशेष जो पत्थर के रूप में बदलकर चट्टान में समा जाते हैं। ठीक है, और ये पूरा खनिज युक्त होता है, जीवाश्म युक्त। इसी में कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, यही ना, जानवर वगैरह, पौधा वगैरह सड़ जब गल जाता है, पूरा उसका समय हो जाता है लाखों करोड़ों साल में, तो वो पत्थर में समा करके वो जीवाश्म बन जाता है, और इसी से ना हमें ये बदले में कोयला, तेल, खनिज वगैरह हमको मिलता है। ठीक है, तो बदलकर चट्टान में समा जाते हैं और लाखों सालों तक उसी रूप में रहते हैं। ठीक है, अच्छा प्रजाति क्या होता है? तो जीवों का समूह होता है, इसमें नर प्लस मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी प्रजनन कर सकते हैं। तो प्रजाति का मतलब समझ आ गया। प्राइमेट को समझते हैं क्या? तो प्राइमेट क्या है? एक स्तनपायी प्राणियों का एक अधिक बड़ा समूह है। इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है वानर, लंगूर और मानव, इसमें जो है शामिल है। ठीक है, अच्छा ऑस्ट्रोलोपिथिकस क्या होता है? तो लैटिन भाषा के ऑस्ट्रल से या दक्षिणी और यूनानी भाषा शब्द के फितिकस अथवा वानर से मिलकर ये जो है बना है। ठीक है, तो ये आप समझ जाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक याद रखना, ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, है ना। इसमें क्या क्या था कि मानव की उत्पत्ति और के विषय में इसमें जानकारी थी, मानव का जो है विकास पहलुओं के बारे में इसमें जो है जानवरों के बारे में दिया गया। जीनस समझो, क्योंकि ये सब वर्ड ना शॉर्ट वर्ड में आपसे पूछते हैं ना, तो ये सब आप बता भी सकते। तो जीनस क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वंश या प्रयोग बोलते हैं, ठीक है, जैसे वंश हो गया, जेनेटिक हो गया, ये सब है ना। अच्छा, होमिनोइड के बारे में पढ़ो, क्योंकि ये सब ना इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आता है और पूछा भी जाता है, क्योंकि इसी पे तो पूरा हमारा सब्जेक्ट है, होमिनोइड, उसके बाद होमोसेपियंस वगैरह वगैरह, ऑस्ट्रोपिथिकस, तो सब है ना। तो होमिनोइड के बारे में देखते हैं। तो बंदरों से ये क्या होता है भाई, ये भिन्न होता है। शरीर बंदरों से क्या होता है, इसका बड़ा होता है और इसमें पूंछ नहीं होती, इसका पूंछ जो है वो नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, होमिनोइड की विशेषता को थोड़ा देख लो, क्या क्या है होमिनोइड की विशेषता। तो होमिनोइड की विशेषता क्या है, बंदरों से कई तरह से भिन्न होता है, वो तो समझ गए, बंदरों से बड़ा होता है, इसकी जो है पूंछ नहीं होती, होमिनोइड के विकास और निर्भरता की अवधि जो है अधिक होती है, ठीक है। अच्छा, होमो को देखते हैं कि होमो क्या है भाई, है ना, लैटिन भाषा के संदर्भ में जिसका अर्थ आदमी या स्त्री या पुरुष दोनों इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों ना, आपने सुना होगा ना, होमोनोइड, है ना, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, है ना। चलो, और इसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये घुमा करके पूछ सकता है। इसको देखो कितना इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए बना दिया है। होमोनीड, है ना, होमोनीड और होमोनोइड में अंतर को देखते हैं क्या क्या है। पहले होमोनीड को देखते हैं। तो होमोनीड क्या है, तो इसका मस्तिष्क जो है क्या होता है, छोटा होता है। अब होमोनोइड को देखते हैं, तो इसका मस्तिष्क क्या होता है भाई, बड़ा होता है। अच्छा, होमोनोइड का क्या होता है, तो होमोनोइड सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों से ये पैदल चल सकते हैं, लेकिन ये होमोनोइड जो है ये क्या है, चारों पैरों के बल चल सकते हैं। होमोनोइड अगले होने पर, मतलब कि अगले होने पर लचकदार होते, मतलब सॉरी, इसका अगले दोनों पैर, ये दोनों है ना, इसके जो क्या होता है, पहला चारों पैरों के बल चल सकते हैं, और आगे का दो पैर होता है ना, अगले दोनों पैर क्या होते हैं, लचकदार इसके होते हैं, ठीक है। अब है ना, जैसा आपने देखा होगा ना, बंदर जब लचक के चलता है तो कैसा उसका दोनों पैर, है ना, तो इस टाइप के होते हैं, चारों पैर के बल के पैर चलते हैं। अच्छा, हाथ विशेष किस्म के होते हैं जिसके सहारे हथियार और औजार बना सकते हैं, कौन, आपका होमोनिड, ठीक है। अच्छा, हाथों की बनावट भिन्न होती है और औजार उपयोग नहीं ये बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी उत्पत्ति जो है 56 लाख वर्ष पूर्व हुई थी, और इसकी उत्पत्ति होमोनिडो की उत्पत्ति से पहले हुई थी, यानी इससे पहले ये हुआ था, ठीक है। ओके, याद रखना, मतलब ये पहले हुआ था, ये 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। चलो, अच्छा, यहां देखते हैं होमोनिडो के अफ्रीका से उद्भव का प्रमाण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना। तो इसके दो प्रमाण मिलते हैं जो अफ्रीका में जो है ये पाए गए हैं, तो इसके, है ना, पहला, अफ्रीका के वानरों ऐप का समूह जो है होमोनिडो से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। दूसरा, सबसे प्राचीन होमोनिड जो है, सबसे प्राचीन होमोनिड जो है, इसका जीवाश्म जो ऑस्ट्रोलोपिथिकस वंश जेनिक से है, यानी होमोनिडो का जो जीवाश्म है इसका जो है वंश जो है इससे मिलता जुलता है, ऑस्ट्रोपेलेथिकस से, है ना। तो ये भी याद रखना, जेनस से, है ना। अच्छा, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए और अफ्रीका के बाहर पाए गए जीवाश्म में इतने पुराने नहीं है, मतलब कि जो देखो, जो हमारा पूर्वी अफ्रीका में जो पाया गया है ना, वो बहुत ज़्यादा पुराना है, और जो इससे बाहर पाया गया है वो उतना पुराना नहीं है, ठीक है। तो इसका दो प्रमाण भी इसका हमको मिल रहा है। चलो, यहां पर देखो, अब देखो ऑस्ट्रोलोपिथिकस और होमो में अंतर देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रोलोपिथिकस और होमो में, तो वैसे दोनों इंपॉर्टेंट था डिफरेंस, बाकी इसको भी देख लेते हैं, ऑस्ट्रोलोपिथिकस और होमो, ठीक है। तो ऑस्ट्रोलोपिथिकस क्या है, का मस्तिष्क जो है होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, इसका मस्तिष्क जो है छोटा होता है। इनके बड़े जबड़े भारी होते हैं, इनके जबड़े हल्के होते हैं, इनके दांत भी बड़े होते हैं, इनके दांत जो है वो छोटे होते हैं। अच्छा, हाथों की दक्षता जो है सीमित होती है इसकी, लेकिन हाथों का अच्छा उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए ना ये मनुष्य के रूप में अभी हमें देखने को मिल रहा है ना। अच्छा, सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं होती, लेकिन होमो का क्या होता है ना, सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक होती है। तो डिफरेंस वगैरह ये पूछ सकता है, तो इसको आप लिख दीजिएगा एग्जाम में अच्छे से, जैसा मैं समझा रहा हूँ, बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, और नोट्स तो इसका हैंड रिटन है ही, तो इससे तो आप लिख भी सकते हैं इसको अच्छे से। अच्छा, ऑस्ट्रोलोपिथिकस का विलुप्त होना, क्या है भाई कारण विलुप्त होना, तो 25 लाख वर्ष पहले जो है ध्रुवीय हिमच्छदन से क्या हुआ था, जो हिमयुग का आरंभ था,
तब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग जो है बर्फ में जो है ढक गए थे। अच्छा, जलवायु और वनस्पति की स्थिति में बड़े परिवर्तन आ गए। तब तापमान एवं वर्षा में कमी के कारण जंगल जो है कम हो गए, ये भी एक रीजन था। घास के मैदान का क्षेत्रफल जो है बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रोलोपिथिकस के प्रारंभिक रूप में जो जंगलों के आदि थे धीरे धीरे लुप्त हो गए, है ना। उसके बाद घास मतलब कि घास हो गया, जो जंगल वगैरह था वो खत्म हो गया, तो घास का ऐसे मैदान बन गया, तो लुप्त हो गए, क्योंकि उनका आदि था वो तो जंगल में रहते थे। प्रजातियां जो है लुप्त हो गए, और उसके स्थान पर जो है उनकी दूसरी प्रजाति आ गई जो सूखी परिस्थितियों में आराम से जो है रह सकती थी। ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो मैंने डायग्राम से बहुत अच्छा इसको समझाया है। होमो प्रजाति मनुष्यों का वर्गीकरण। ठीक है, तो 3 प्रकार से इसका मनुष्यों का वर्गीकरण हो गया होमो प्रजाति से। पहला होमो हैबिलिस, जो औजार बना सकते थे, बहुत इंपॉर्टेंट। होमो इरेक्टस, जो सीधे खड़े होकर के अपने पांव के बल वो जो है चल सकते थे। ठीक है। उसके बाद होमो सेपियंस, प्राज्ञ चिंतनशील मनुष्य, और यही होमो सेपियंस जो है ना, ये वर्तमान क्या है, मनुष्य है। वर्तमान मनुष्य हमारा यही है, होमो सेपियंस, क्योंकि इसमें चिंतनशील था, बुद्धि था, मनुष्य था। और ये सब जो होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस थे, ये तो औजार बना सकते थे, सीधे खड़े होकर चल सकते थे, लेकिन ये उसमें ये गुण नहीं था। ठीक है, तो ये आप समझ लेना, इसको नोट कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम देखते हैं होमो प्रजाति का उद्भव को हम देखते हैं थोड़ा। ठीक है, तो होमो प्रजाति जो होमो जो है हैबिलस के जीवाश्म इथोपिया में ओमो एवं तंजानिया में ओल्डोवी गॉर्ज से प्राप्त हुए हैं। इसके जो है जीवाश्म है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म जो है अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों से जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए होमिनिड। ठीक है, तो होमिनिड जो है वो पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, फिर एशिया में देखें तो दक्षिण और पूर्वोत्तर में गए। फिर एशिया से जो है ये कहाँ गए, यूरोप गए 20 से 15 लाख पहले तब गए, यानी अफ्रीका से एशिया, फिर एशिया से यूरोप जो है 20 से 15 लाख वर्ष पहले मतलब कि पहले गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। आधुनिक मानव का उद्भव का प्रमाण अफ्रीका से मिला है। ठीक है, आज जिस मनुष्य को हम देख पा रहे हैं, क्षेत्रीय विविधता का वो जो है परिणाम है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखते हैं आधुनिक मानव का उद्भव, दो मत इसमें दिया गया है। ठीक है, आधुनिक मानव के उद्भव से 2 मत ये दिए गए हैं, तो इसको पढ़ो। एक क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और एक प्रतिस्थापन मॉडल। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, एग्जाम वगैरह में आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो एक यहाँ पर जैसे क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को कंटिन्यूटी मॉडल बोलते हैं और इसको रिप्लेसमेंट मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो अनेक क्षेत्रों में, तो क्षेत्रीय निरंतरता में क्या है कि अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की जो है उत्पत्ति से ये है। ठीक है, प्रतिस्थापन मॉडल क्या है, रिप्लेसमेंट मॉडल, तो इस मॉडल में जो है मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका से हुआ है। ठीक है, अच्छा मानव के सभी पुराने रूप चाहे वो कहीं भी थे बदल गए और उनका जो है स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। ठीक है, शारीरिक और जननिक समरूपांतरण पाई जाती है और उनके पूर्वज एक ही स्थान अफ्रीका से हैं। ठीक है, तो इनका कहना कि भाई एक ही स्थान से हुआ है, अलग अलग जगह से नहीं हुआ है, और इनके पूर्वज भी यहीं के हैं। ठीक है, अच्छा शिल्प कृतियाँ। ठीक है, शिल्प कृतियाँ देखते हैं, तो शिल्प कृतियाँ जैसे औजार, चित्रकारी, मूर्तियाँ, उत्कीर्णन आदि, ये सब क्या है, शिल्प कृतियाँ हैं। ठीक है, अच्छा पत्थर के औजार बनाने और इनका इस्तेमाल किए जाने के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है इथोपिया और केन्या के पूरा स्थलों से वो जो है प्राप्त हुआ है हमें। ठीक है, अच्छा ऑस्ट्रोलोपिथिकस ने सबसे पहले पत्थर के जो है औजार जो है बनाए थे, याद रखना है। हिमयुग का अंत जो है 13 वर्ष पहले मनुष्यों में अनेक, अच्छा इसको भी एक याद रखना, हिमयुग के अंत के 13 वर्ष पहले मनुष्यों में जो है अनेक जो है परिवर्तन आए, जैसे कि खेती करना, पशुपालक आदि वगैरह ये सब। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर देखते हैं मानव विज्ञान। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर पढ़ के इसको खत्म करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मानव विज्ञान। ठीक है, तो मानव विज्ञान जैसे इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जो है मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं को जो है हम अध्ययन करते हैं।
उसके बाद हदजा जनसमूह, तो ये क्या होता है हदजा जनसमूह? तो हदजा शिकारियों तथा संग्राहों का एक छोटा समूह होता है जो लोक इयासी पर जो है खारे पानी की विभ्रंश घाटियों में बनी झीलों के आसपास रहते हैं। मतलब कि ये क्या है, हदजा समूह क्या है, मतलब शिकारियों का एक छोटा संग्रह करता है। ये जो है लेक इलियासी क्या है, एक खारे पानी का एक विभ्रंश घाटी है, उस झील के आसपास ये रहते हैं, ठीक है, याद रखना। फिर यहाँ से देखते हैं संजाति वृत्त। संजाति वृत्त क्या है, इसको बोलते हैं एंथ्रोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है समकालीन निर्जातीय समूहों का विश्लेषण और अध्ययन होता है, जैसे कि स्त्री पुरुष भूमिक हो गया, कर्मकांड हो गया, रीति रिवाज हो गया, राजनीतिक संस्थाओं एवं सामाजिक रूढ़िवादियों का भी इसमें अध्ययन होता है, ठीक है। अच्छा, अल्टामीरा की गुफाएं, ये देखो इंपॉर्टेंट है। अल्टामीरा की गुफाएं स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। छत पर जो है बनी चित्रकारियों के लिए ये प्रसिद्ध है। रंग की बजाय लेई अथवा पेस्ट का जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि महत्वपूर्ण चित्रकारी का उदाहरण है। तो ये सब भी शॉर्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी आप नोट्स बना लेना। तो मैंने ये पूरा कंप्लीट जो है आपके लिए जो है कंप्लीट कर दिया है, जो कि बहुत डिफिकल्ट था दोस्तों, और बहुत चीज़ों को मैंने आसान तरीके से मैंने समझाने का यहाँ प्रयास किया। तो कंप्लीट इसका बना दिया है, और ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइए। बाकी ये आपके यूपीएससी हो गया या जो आप 11-12 का भी एग्जाम देंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आंसर राइटिंग में कभी कभी ये पूछ दिया जाएगा, और प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी मैंने डिस्कस कर दिया जो पूछे जा सकते हैं। कंप्लीट हो गया दोस्तों चैप्टर। अब आप इसका बुक पढ़िएगा ना जाकर के, तो बहुत अच्छा से आपको समझ आएगा। तो वीडियो पसंद आती है तो बस हेल्प कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में नंबर है, मैसेज कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू लगो, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक में चाहिए बताइए। इसका चैप्टर 2 भी लेकर के आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, मेसोपोटामिया, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी जरूर देखना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू